अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे ओम कुमार प्रशांत ने दिल्ली इंडिया से कहानी भेजी है। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मुझे अपना भी एक वाकया याद आ गया कि एक गांव में मेरा जाना हुआ और एक बुजुर्ग जो काफ़ी ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी थी, बुजुर्ग थे, उनसे काफ़ी गपशप हुई और मैंने उनको कहा, बाबा जी कोई ऐसा वाकया आपको याद है जो आप इतने वाकयात अपने बचपन के, जवानी के सुना रहे हैं, कोई क्या ऐसा वाकया भी हुआ था कि वो आज तक आप भूल ना सके हों? तो कुछ देर सोचते रहे और उसके बाद जब बोले तो काफ़ी उनके चेहरे पे खौफ सा आ गया। कहते हैं हाँ, वो बहुत भयानक वाकया था, वो बहुत खौफनाक वाकया था, ऐसा वाकया था जिससे पूरा गांव लरज कर रह गया था। जब कोई मुझे कहानी भेजता है तो कई ऐसे वाकयात मुझे भी याद आ जाते हैं जिसको मैं फिर आपको कहता भी हूँ कि मैं कोशिश करूँगा अगली स्टोरी में आपको वो वाकया सुना दूँ, फिर किसी की स्टोरी सुन लेता हूँ और वो सुना देता हूँ, भूल जाता हूँ। तो ऐसी ही एक खौफनाक कहानी जो मुझे ओम कुमार ने भेजी है वो है वहाँ का चौधरी रणबीर सिंह, जिसका एक बहुत बड़ा डेरा था। पूरा गांव रणबीर सिंह के नाम पे था। उसके दो बेटे और एक बेटी थी। उसको खुदा ने एक बहुत बड़ी जागीर दी थी। वो एक इंतहाई इंसाफ पसंद, लोगों पे रहम खाने वाला, लोगों की मदद करने वाला, लोगों के दुख सुख बांटने वाला था। वो जो पूरा बहुत बड़ा गांव था जिसकी ज़मीनों पे गांव के लोग काम करते, ना सिर्फ वो उनको उजरत देता बल्कि उनको एक्स्ट्रा भी केयर करता और खाने पीने को देता। यूं उस गांव में रहने वाले सारे रणबीर सिंह से बहुत खुश थे। उन्हीं दिनों रणबीर सिंह को पता लगा कि साथ वाले गांव का जो वडेरा है, चौधरी है, वो अपनी जितनी भी जमीनें हैं वो बेचना चाह रहा है। वो बेच के अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे मुल्क जाना चाह रहा है। रणबीर सिंह जानता था कि वो जितनी भी जमीनें हैं बहुत ही जरखेज हैं, अगर वो उसको खरीद लेता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी। और यूं जब बात को चलाया गया तो मामला तय पा गए। दूसरे गांव के चौधरी ने बताया कि वो अपनी बच्चों की खुशी के लिए दूसरे मुल्क जाकर अब रहना चाहता है। उसको तो गांव की जिंदगी पसंद है, लेकिन बस अब वो जल्दी से चाहता है कि वो दूसरे मुल्क चला जाए। तो आपका गांव साथ लगता है, और भी काफ़ी चौधरी हैं जो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मैं चाहूँगा अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप ये ज़मीनें ले लीजिए। यूं वो सारी ज़मीनें भी रणबीर सिंह ने ले ली। अब एक गांव का वो सिर्फ मालिक नहीं था, एक और गांव भी जिसकी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई ज़मीनें थीं, वो उसका भी मालिक हो चुका था। चौधरी अपनी ज़मीनों को बेच के और एक कागज़ पे फ़ोन नंबर लिख के कि कभी मेरी कोई ज़रूरत पड़े, किसी भी कार्रवाई की होती है, क्योंकि आप जब लेन देन करते हैं, ज़मीनें वगैरह बेचते हैं, तो कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपसे बात भी मुझसे करनी पड़े, तो इस नंबर पे मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। एक हैरानकुन बात यह थी कि ना सिर्फ वो चौधरी उस गांव से चला गया था, बल्कि उस गांव में कोई और लोग भी आबाद नहीं थे। बहुत सारे ऐसे मकान बने हुए नजर आते थे, लेकिन वो सारे खाली पड़े थे। लेकिन रणबीर सिंह इस बात पे खुश था कि चलो, जहां मेरी एक और जागीर का इजाफा हो गया है, वहां मेरे गांव के लोग ही वहां पे आबाद हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उसी के गांव के लोग बहुत से वहां पे जाके आबाद हो गए, क्योंकि वो अब सारी जागीर रणबीर सिंह की सी। अगर कल को आके कोई दावा भी करता कि ये घर हमारा है, तो वो घर उसको लौटा दिया जाता, वैसे वो खाली पड़े हुए थे। यूं दूसरा गांव भी आबाद हो गया। इस गांव के लोग जो रणबीर सिंह के नीचे रहते हुए काम करते थे, कभी कोई आफत, कभी कोई मुसीबत पड़ती तो बड़े फख्र से कहते, रणबीर साहब हैं,
वो हमारी देखभाल करते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और उस दरवाजे को इस अंदाज में जाके खटखटाया जाता कि रणबीर सिंह ने स्पेशल कह रखा था कि कोई भी मेरे घर के दरवाजे पे, मेरे डेरे पे आए तो कभी भी मायूस ना लौटे। उसकी जो भी मुश्किल हो, उसका जो भी काम हो, हर सूरत में हल होना चाहिए। इसलिए उन लोगों को रणबीर सिंह पे बहुत नाज था और रणबीर सिंह की इजाजत से ही दूसरे गांव को भी आबाद कर दिया गया। अब फसल तैयार हो चुकी थी। दूसरी जमीनों से भी ऐसी जरखेज जमीनें कि चौधरी हैरान था कि उसने इतनी सोना उगलने वाली अपनी जमीनों को क्यों बेच डाला, और अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर कर रहा था कि मैंने ले ली। और जब दूसरे गांव की भी पक के फसल तैयार हो गई तो उसके दौलत में और ज्यादा इजाफा हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक रात उसी गांव के अंदर, जो दूसरा गांव रणबीर सिंह ने खरीदा था, उसी गांव के खेतों में काम करने वाला एक शख्स रात को अपने खेतों में ही सो गया। गांव के लोग अक्सर काम करते हुए एक दो चारपाइयां उनकी खेतों के अंदर भी होती हैं, कोई जानवर ना आ जाए, कोई ख्याल रखना होता है, ऐसे कई इस तरह के मसाइल होते हैं, तो वो खेतों में ही सो जाते हैं। तो वो शख्स भी खेतों में ही सो गया। और जब सुबह लोग अपने अपनी नींद से बेदार हुए और काम काज के लिए खेतों में रवाना हुए तो क्या देखते हैं, गांव का एक शख्स अपनी चारपाई पे तो मौजूद है, लेकिन उसका जिस्म इस अंदाज में खुला हुआ है कि किसी ने उसके जिस्म से दिल निकाल लिया हो, जैसे उसके सीने को किसी ने उधेड़ कर रख दिया हो। अपने पंजों से पूरे सीने को इस तरह लहूलुहान कर दिया था कि उस जो भी जंगली जानवर था वो बहुत ही खौफनाक था। उसकी लाश बहुत ही अजीब अंदाज में भयानक मंजर पेश कर रही थी। गांव के लोग शदीद परेशान हो गए कि ये काम किसी भेड़िए का ही हो सकता है, किसी जंगली जानवर का ही हो सकता है। ये बात गांव के लोग एक दूसरे को तेजी के साथ बताते गए और पूरे गांव के अंदर यह बात फैल गई कि गांव का फलां शख्स रात को सोया तो अपनी जमीन में था, लेकिन सुबह उसकी कटी फटी अजीब सी चीथड़े, जिस्म के गोश्त के चीथड़े हुए थे और वो मरा हुआ था। उन्होंने अपने रस्मों रिवाज के हवाले से उसकी चिता को जला दिया, लेकिन सब इस बात पे एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। इसका मतलब है इस गांव में कोई ऐसा जंगली जानवर भी कहीं करीब मौजूद है जो हमला कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले उस बात को भूल गए और कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। कुछ अरसे के बाद उसी एक गांव का शख्स, जिसका नाम था अखिल, दूसरे गांव गया हुआ था। वो अपने घर कह के गया था कि आज रात को मैं वापस आ जाऊंगा। दूसरे गांव वाले उसको काफी रोकते रहे कि आज रात को रुक जाओ, सुबह चले जाना। उसने कहा मैं घर वालों को कह के आया हूं कि आज मुझे हर सूरत जाना है, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए। निकलते निकलते काफी शाम हो गई और जब वो वहां से रवाना हुआ तो जानता था कि घर पहुंचते तक मैं बहुत लेट हो जाऊंगा, लेकिन घर वाले राह तकते होंगे, दरवाजा बंद नहीं किया होगा। पैदल लोग सफर करते थे, वो पैदल ही रवाना हो पड़ा। चलते 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 जब अपने गांव के अंदर वो दाखिल हुआ तो उसने सुक्का सांस लिया कि रास्ते में किसी जानवर से आमना सामना नहीं हुआ और मैं खैर आफियत से अपने गांव में दाखिल हो गया हूं। लेकिन वो जैसे ही दाखिल हुआ तो उसने देखा उसके कानों में एक रोने की आवाज आ रही है। वो चौंक सा गया कि इस वक्त रात के पहल कौन है जो रो रहा है। वो अपनी जगह पर रुक गया। एक दूसरे का दुख सुख बांटने वाले, एक दूसरे का ख्याल करने वाले लोग थे। तभी वो रुका और उसने इधर उधर देखा तो उसको अपने दाएं तरफ जमीनों के अंदर से आवाज आती महसूस हुई। वो चलता हुआ उसी तरफ चला गया और तब उसने देखा नीचे जमीन पे एक दुल्हन बैठी है और सर झुकाए वो रो रही है। वो चलता हुआ उसके करीब गया और उसने आवाज देकर पूछा, कौन हो तुम और यहां बैठी क्यों रो रही हो? तो एकदम से खामोश हो गई।
अपनी जगह से उठ के खड़ी हुई। उसने अपने आंसू साफ किए और अखिल की तरफ देखकर बोली, एक मजलूम जिसके साथ जुल्म हो गया है। अखिल बोला, क्या जुल्म हुआ है, मुझे बताओ। वो बोली, मेरी डोली मेरे बाप ने रवाना की थी। मैं फलां गांव से आई हूं। आज मेरी रुखसती थी। फलां गांव के लोग हमारे गांव आए थे। मेरे मां बाप ने मुझे दुआएं दे के उस घर से रवाना हुआ और मैं डोली पर बैठ गई। डोली को कंधों पे उठाए हुए लोग अब अपने गांव की तरफ जा रहे थे। बहुत ज्यादा लोगों को शायद डोली का ना पता हो, तो डोली एक बकायदा बैठने की जगह होती थी जिसके अंदर दुल्हन को बिठाया जाता था और उसके नीचे डंडे होते थे, तो बहुत सारे लोग कंधे पे उस डोली को उठाया करते थे। मेरी डोली को उठाए हुए मेरा दूल्हा आगे पैदल चल रहा था और गांव के बाकी लोग भी साथ साथ चल रहे थे कि शाम हो गई। अभी घुप अंधेरा नहीं हुआ था। घुप अंधेरा होने में थोड़ा सा टाइम था कि हमारे ऊपर लुटेरों ने हमला कर दिया। वो काफी ज्यादा तादाद में थे और मैं जिस डोली में बैठी थी, जिस डोली को उन्होंने उठाया हुआ था, और जितने लोग हम बाराती साथ थे, किसी के पास असला नहीं था। वो लोग तलवारों और कुल्हाड़ियों से लैस थे। उन्होंने आते ही लोगों पे हमला कर दिया और इतनी तेजी से हमला किया कि किसी को भी संभलने का मौका ना मिला। और यूं जिन्होंने मेरी डोली को उठाया हुआ था, जल्दी से मेरी डोली को नीचे रख दिया और वो आगे बढ़े कि किसी तरीके उनका मुकाबला किया जा सके। लेकिन उनके हाथों में पकड़े हुए हथियारों को देख के लग रहा था कि उनसे जीतना बहुत मुश्किल है। मैंने एक निगाह उनको देखा और वहां से दौड़ पड़ी। मुझे नहीं पता मैं किस तरफ जा रही हूं, किस सिमत जा रही हूं। मैं दौड़ती गई। पीछे एक चीखो पुकार की आवाज आ रही थी। शायद मेरे बारात के साथ चलने वाले लोग मरने की वजह से चीख रहे थे। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भागती 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 यहां पे पहुंच गई। अब रात हो चुकी थी। मैं बैठ के रोना शुरू हो गई अपने नसीब पे कि कैसा नसीब पाया है मैंने। मेरा बाप जहां मुझे दुआएं दे के रुखसत कर रहा था, वहीं पे उन लुटेरों ने ऐसा बारात पे हमला किया कि सबको मार डाला, या वो कहां चले गए मैं नहीं जानती। और मैं इस वीराने में अकेली बैठी रो रही हूं। तो अखिल बोला, क्या नाम है तुम्हारे दूल्हा का जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ था? उसने अपनी आंसुओं को साफ किया, जो कहानी सुनाते हुए फिर से रो रही थी, और सामने खड़े अखिल की तरफ देख के कहा, मेरे दूल्हा का नाम अखिल था। क्या? अखिल? कैसा इत्तेफाक है कि तुम्हारे दूल्हा का नाम अखिल था और मेरा नाम भी अखिल है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो मेरे घर चलो, फिर देखते हैं सुबह क्या हो सकता है। तो उसी लम्हे वो दुल्हन, जो भरपूर जेवरात पहने हुए और पूरा लिबास पहने हुए तैयार खड़ी थी, बोली, अखिल, मुझे नहीं पता मेरा अखिल कहां चला गया। तुम भी तो अखिल हो, मुझसे ब्याह कर लो, मुझे अपना लो। अखिल इस बात पे चौंक पड़ा कि अभी तो पता ही नहीं कि जिससे उसका ब्याह हुआ है वो जिंदा है, मर गया है, अभी तो पता करना है। वो कैसे उससे ब्याह कर सकता था? वो एकदम से चौंक कर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कैसे तुमसे ब्याह कर सकता हूं? तो उसी वक्त वो मुस्कुराई और एकदम से तेजी से ऐसे आगे बढ़ी जैसे उसको गले लगाना चाहती है। उसके करीब आई और अखिल एक कदम पीछे हट गया और वो बोली, अब तो तुम ही मेरे शौहर हो, पीछे क्यों हट रहे हो? अकल को उसका ये जारहाना रवैया पसंद ना आया कि कैसे वो इतनी दिलेरी से अब मुझे शौहर कह रही है। वो पीछे हटा और बोला, क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तुम्हारा पति अखिल नहीं हूं। तो उसी वक्त उस हसीन और जमील दुल्हन का चेहरा बदलना शुरू हो गया, रंग और रूप बदलना शुरू हो गया, और वो एक खौफनाक डाइन की शक्ल इख्तियार कर गई। और तभी उसने एक जोरदार कहका लगाया और बोला, तुम ही अक्ल हो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था।
मैं कब से यहां बैठी थी कि तुम आओ और मैं तुम्हें गले लगा सकूं। उसकी आंखें भयानक हो चुकी थी, उसका चेहरा काला स्याह और ऐसा बदनुमा और ऐसा भयानक था कि कोई भी देखे तो शरीर डर जाए। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े हो चुके थे, ऐसे बड़े नाखून जैसे किसी जानवर के बड़े नाखून होते हैं। और चेहरा इतना भयानक था कि कोई भी देखे तो देखते ही बेहोश हो जाए। और इतनी तेजी से वो आगे बढ़ी कि अखिल समझ सकता, भाग सकता, उसको मोहलत ही ना मिली और उसने वो अपने बड़े बड़े नाखून अखिल के दिल वाली जगह में काट दिए और तेजी के साथ उसका दिल निकाल लिया और उसके सीने पे ऐसे जोर जोर से पंजे मारे कि उसको संभलने का तो मौका ही नहीं मिला था कि वो जमीन पे गिरा। तड़पते ही जान की बाजी हार गया और उस डाइन ने उसी तरह जैसे पहले एक गांव में लाश मिली थी उसके वजूद के साथ, वैसे ही खेल खेला, चीड़ फाड़ कर रख दिया उसके वजूद को। घर वाले इंतजार करते रहे अखिल का कि अखिल आएगा, अखिल आएगा। अखिल ना आ सका। सबको बेइंतहा परेशानी हुई कि जब वो कह के जाता था तो अपनी बात का पक्का था, वो जरूर आ जाता था, वो क्यों नहीं आ सका। सब एक दूसरे को हौसला दे रहे थे कि रोक लिया होगा, वो भी तो बहुत प्यार करने वाले हैं, शायद उन्होंने मना कर दिया होगा कि आज ना जाओ। सुबह हो गई, वो इंतजार करना शुरू हो गए कि अब तो वो आता ही होगा कि वहीं पे एक शख्स भागता हुआ आया और अखिल के घर में आके इतला दी कि जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। उसे बोला नहीं जा रहा था। घर वाले जल्दी से उसके पीछे भागे, गांव वालों को भी उसने जमा किया। वो पहला शख्स था जिसने अखिल को इस तरह कटा फटा देखा था। वो उनको लेके उस जगह पे पहुंचा और सबको दिखाया कि ये देखो, अखिल का ये हाल हो चुका है। अखिल मर चुका था और सेम उसका वही हाल था जो उससे पहले उस गांव में मौजूद एक और शख्स का हुआ था, जो अपनी चारपाई पे खेतों के बीच में सोया था। गांव वाले शदीद परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है। ये दूसरा वाकया हो रहा था। इससे पहले एक वाकया हो चुका था और किसी जंगली खूनखार जानवर ने गांव के एक शख्स को जो सोया हुआ था खेतों में चीड़ फाड़ कर रख दिया था, और अब अखिल के साथ ये हुआ था। उस रात सारे सर जोड़कर बैठ गए कि हमें कुछ सोचना होगा और अब हमें टोलियों की सूरत में पहरा देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो खूनखार जानवर किसी और को नुकसान पहुंचा दे। वो 2 इंसानों की जान ले चुका है और यूं नौजवानों की टोलियां बनाएंगी, हाथों में डंडे, सोटे और जो कुछ भी हथियार उस वक्त जिस तरह कुल्हाड़ी और कुछ चीजें होती थीं, वो लिए पहरा देने के लिए गांव के इर्द गिर्द फैल गए। पहली रात वो पहरा देते रहे, कुछ भी किसी को कोई जानवर महसूस ना हुआ। दूसरी रात भी उन्होंने पहरा दिया तो किसी को कुछ महसूस ना हुआ। तीसरी रात, चौथी रात, वो आहिस्ता आहिस्ता, जब इंसान रोजाना पहरा देता है तो पहली रात बहुत चौकन्ना होता है। दूसरी, तीसरी, चौथी, और जूं जूं रातें बढ़ती जाती हैं इंसान ढीला पड़ता जाता है। ऐसा ही हुआ, ये सारे ढीला पड़ते गए। तकरीबन 15 दिन तक, 20 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। 1 महीना गुजर गया लेकिन कुछ भी ना हुआ। अब वो जो पहरेदार थे वो भी ठंडे पड़ चुके थे कि शायद अगर कोई जानवर होता तो वो भाग गया है, चला गया है, वरना 1 महीना हो गया है हमें पहरा देते हुए, कहीं ना कहीं वो हमें नजर जरूर आ जाता। वहीं पे गांव के लोग अपने घरों की जब सफाई करते तो जो भी कचरा होता, गांव से थोड़े ही फासले पे एक बड़ी सी कच्ची सी दीवार बनी हुई थी। उस दीवार की दूसरी साइड पे वो सारे कचरा वगैरह डालते थे, क्योंकि कचरा तो हमेशा हर दौर में इंसान जमा कर करके घर से बाहर, चाहे वो देहात की जिंदगी थी या शहर की जिंदगी थी, फेंकता रहा है। तो वहीं पे भानु जो अपने घर पहुंचा था, उसकी मां उससे बोली, बेटा भानु, ये कचरा उठा और जा उस दीवार के पास फेंका। उसने कहा, मां मैं अभी घर आया हूं, थका हुआ हूं, कहां है कचरा? उसने कहा, वो मैंने उसमें भर के रखा है। उसने कहा, मां अभी जाता हूं, थोड़ी सी आंख लगाने दे, बहुत थका हुआ हूं, उसके बाद जाके मैं फेंक आता हूं। वो सोया तो उसके बाद गहरी नींद ही सो गया। जब उसकी आंख खुली तो शाम के
काले स्याह साए हर तरफ मंडलाना शुरू हो गए। तो उसको लगा कि माँ ने कहा था कचरा फेंकने को, और मैं ऐसी गहरी नींद सो गया कि अब उठाऊं, जल्दी से उठा के अब मैं कचरा फेंक के आऊं। उसने कचरा उठाया और गांव की उसी सिमत जाना शुरू हो गया जिस सिमत में वो दीवार थी, और उस दीवार की परली साइड पे वो कचरा फेंकते थे। किसी दौर में वो दीवार इस तरह की थी कि दोनों तरफ जमीनें थीं, लेकिन कचरा फेंकने की वजह से एक साइड इतनी ऊंची हो गई थी उस दीवार की, मिट्टी की उन्होंने तह उसके साथ कर दी थी कि वो दीवार अब नजर ही नहीं आती थी, दूसरी साइड पे कचरा ही कचरा था। भानु कचरा लिए चलता हुआ उस दीवार के करीब पहुंच गया। जैसे ही उसने कचरा नीचे उंडेला तो उसकी निगाह एक दुल्हन पर पड़ी जो कमर किए उसकी तरफ बैठी हुई थी। उसने देखा कचरे से थोड़े ही फासले पे एक दुल्हन बैठी है। क्या हो गया इसको? इस कचरे के पास वो भी एक दुल्हन बैठी है, माजरा क्या है? नौजवान था, गर्म खून था। वो एकदम से मुड़ने के बजाय उससे बोला, ए कौन हो तुम? और इधर बदबू है, कचरा है, तुम इसके पास बैठी क्या कर रही हो? तो उसी वक्त वो दुल्हन जो कमर करके बैठी थी अपनी जगह से उठ के खड़ी हुई। अभी हर तरफ रात का अंधेरा नहीं फैला था, शाम का अंधेरा जरूर फैल चुका था। वो क्लियर उस दुल्हन के चेहरे को देख सकता था, हसीनो जमील दुल्हन, और जेवरात पहने हुए और बिल्कुल तैयार हुए हुए, हाथों पे मेहंदी लगे हुए। वो उसकी तरफ मुड़ी और उससे बोली, अपने प्यारे का इंतजार कर रही हूं। वो बोला, इस जगह पे किस प्यारे का? कौन है प्यारा तुम्हारा? वो बोली, जिसने मुझे लेने के लिए आना है। वो अभी भी उसकी बात को समझ ना पाया और उलझे हुए लहजे में बोला, मैं समझा नहीं हूं, क्या तुम किसी के साथ भाग रही हो? तुमने जो लिबास पहन रखा है, तुम तो दुल्हन हो किसी की। तो दुल्हन तो इस तरह छुप के किसी का इंतजार नहीं करती कि रात के इस पहर तुम इस तरह इस कचरे के पास बैठ के इंतजार कर रही हो। मामला तो मुझे कुछ और लग रहा है। तो वो बोली, हां तुम सही समझे हो, मामला कुछ और है। क्या मामला है ये? वो बोली, आज दिन को ही किसी ने मुझे यहां पे टाइम दिया था कि इस जगह पे मैं उसका इंतजार करूं, और मैं दिन से लेके इस वक्त तक उसका इंतजार करते करते मायूस हो चुकी हूं। अब तो रात होने वाली है और मैं बैठी परेशान थी कि अब कहां जाऊंगी। कोई ठिकाना नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है। अब रात होने वाली है। वो मुझे धोखा दे गया। उसने तो मुझसे शादी के लिए कहा था, और देखो मैंने हाथों पे मेहंदी लगा रखी है। मेरे घर वाले भी मुझे वापस नहीं आने देंगे, मार देंगे, क्योंकि मैं सारे जेवरात भी ले आई हूं। अब मैं कहां जाऊं? अब तुम बताओ मैं कहां जाऊं? और वो रोना शुरू हो गई। भानु एक नौजवान था, उसको उस पर तरस आ गया। उसका चेहरा बहुत हसीनो जमील था। वो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि उसको देख के हैरान रह गया और उसे बोला, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, और तुम किसी अमीर घर की लग रही हो, जितना जेवरात तुमने पहन रखे हैं, तो तुमसे तो कोई भी शादी कर सकता है। तुम रो क्यों रही हो? अगर वो तुम्हें धोखा दे गया है, भाग गया है, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? कोई भी तुमसे शादी कर लेगा। वो बोली, कौन करेगा मुझसे शादी? एक भागी हुई औरत से कौन करेगा? क्या तुम करोगे? वो हैरान हो गया, उसको इस जुमले की उम्मीद नहीं थी। वो हड़बड़ा गया और बोला, मैं तो अभी, हाँ मैं करूंगा। क्योंकि वो सोचने लगा था कि मैं तो अभी इस काबिल नहीं हूं कि अभी कुछ मुझे करना है, पैसा बनाना है, जेवरात बनाने हैं। लेकिन एकदम से बोला, हाँ मैं करूंगा। वो आगे से बोल पड़ी, मैं समझ गई हूं, तुम यही सोच रहे थे ना कि तुम्हें अभी कुछ बनाना है, तुम्हें कुछ ना कुछ जमा करना है पैसा। तो ये देखो, मेरे पास जेवरात हैं, हम सब कुछ इससे कर सकते हैं। तो एकदम उसको लगा जैसे उसकी किस्मत खुल गई हो। भानु बहुत खुश हो गया और बोला, हां मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं, मैं तुमसे ब्याह करूंगा, आओ मेरे साथ। वो दीवार की उस साइड पे खड़ा था और वो कचरे से थोड़े ही फासले पे उधर खड़ी थी। अभी गुप अंधेरा नहीं हुआ था। वो चलती हुई दूसरी तरफ से दीवार की उस सिमत आ गई और उसके साथ साथ चलना शुरू हो गई। भानु बहुत खुश था कि इस अंदाज में उसको दुल्हन मिल गई। वो तो सोच भी नहीं सकता था।
चलते हुए अभी चंद ही उनको कदम हुए थे कि भानु को अपनी कमर के पीछे एकदम से ऐसी जलन महसूस हुई जैसे कोई आग उसके वजूद के अंदर चली गई हो। ऐसा तपता हुआ हाथ, ऐसी गर्म आग के वो एकदम से चीख उठा। इससे पहले कि मुड़ता, वो मुड़ भी नहीं पा रहा था क्योंकि उस चुड़ैल ने अपना पूरा नाखूनों से पूरा हाथ, जो बड़े बड़े नाखून वाला था, उसकी कमर के अंदर घुसा दिया था। नाखून उसकी कमर के अंदर प्रविष्ट हो गए थे और दर्द से वो चीख रहा था, मुड़ नहीं पा रहा था। और पीछे एक कहका और हंसी सुनाई दी, फिर तैयार हो जा अपनी दुल्हन के लिए। दुल्हन को गले नहीं लगाएगा। और वो दर्द से मरा जा रहा था, पीछे मुड़ तक नहीं देख पा रहा था कि उसने अपनी गर्दन को मोड़ के चीखते हुए पीछे देखा तो एक भयानक, इंतहाई भयानक बदसूरत एक डाइन उसके पीछे खड़ी थी। और इससे पहले कि मजीद कुछ देख सकता, उसका हाथ जो उसने नाखून की सूरत में उसके जिस्म के अंदर घुसाया था, वो उसके जिस्म के आर पार हो गया। और जब भानु ने इतना सिर्फ आखिरी लम्हे देख सका कि उसका हाथ उसके सीने से बाहर निकल आया है, पीछे से घुसा हुआ हाथ बाहर आ गया था। उधर मां इंतजार करती रही, अभी तक भानु नहीं आया। रात हो चली थी। वो उठी, हमसाए का दा के दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा, आप तो जानते हैं मेरे शौहर आज घर पे नहीं हैं। भानु को मैंने इस तरह डालने के लिए कहा था और भानु अभी तक वापस नहीं आया। उन्होंने कहा किसी यार दोस्त के पास चला गया होगा। उसने कहा उसका यार दोस्त इस तरह का नहीं है कि वो रात को कहीं बाहर रहे। मेरे दिल को घबराहट हो रही है। वैसे भी गांव में कोई जानवर आया हुआ है, खुदा खैर करे। उसको परेशान देख के उन्होंने कहा रुके। एक दो और लोगों को भी दरवाजे खटखटा के बुलाया गया कि आओ जरा भानु को देख के आते हैं। सो मानो की माँ और उसके घर के इर्द गिर्द जो हमसाए थे, भानु को ढूंढने के लिए उसी कचरे के पास गए, लेकिन रास्ते में ही उनको भानु की उसी तरह की लाश मिली जिस तरह पहले लोगों के साथ हो चुका था। भानु की लाश तो पहलों से भी ज्यादा खतरनाक हालत में थी। उसके जिस्म का पूरा सीना खुला हुआ था, जैसे किसी ने बहुत बड़ा सुराख कर दिया हो। अब गांव के अंदर फिर से एक तशवीश जारी हो गई, फिर से एक खौफ की लहर फैल गई कि इस गांव को किसकी निगाह लग गई है, कौन सा जानवर है जो इस अंदाज में कर रहा है। तब यह खबर रणबीर सिंह तक भी पहुंच गई कि गांव के अंदर एक जानवर है जो गांव के लोगों को मारना शुरू कर चुका है। हमारी मदद करें। उसने कहा ठीक है। उसने गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया, अपने भी कुछ लोगों को भेज दिया कि पहरा दो और जहां कहीं वो जानवर नजर आए उसको खत्म करने की कोशिश करो। गांव के लोग काफी कोशिश करते रहे, पहरा देते रहे, लेकिन किसी भी जानवर से उनका आमना सामना ना हो सका। और वहीं पे इसी दौरान जब वो पहरा वगैरह दे रहे थे तो एक रात एक घर का दरवाजा खटखटाया गया। ये मुदित, उन्होंने जो लफ्ज लिखा है मुदित का दरवाजा था। मुदित अपने घर में लेटा हुआ था। शायद 10 का या 11 बजे का टाइम था। जब उसके दरवाजे को खटखटाया गया तो वो परेशान हुआ कि इस टाइम कौन हो सकता है। वो उठा और चलता हुआ दरवाजे पे आया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक दुल्हन खड़ी है। उसको देख के हैरान हुआ और चौंक के बोला, आप कौन हो और रात के इस पहर मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? तो उसने कहा, मजबूर हूं, सबसे पहले तो अंदर आने दीजिए, वरना जो लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं वो मुझे यहीं पे मार देंगे। जान बचाते हुए भाग के इस दरवाजे तक पहुंच गया हूं। किसी लम्हे भी वो आते होंगे। उसकी सांस उखड़ी हुई थी, वो कहीं से भागती हुई आई थी। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी, उसका सांस चढ़ा हुआ था, जिसको मुदित देखता ही समझ गया वाकई वो कहीं दूर से भागती हुई आई है। और उसने गर्दन निकाल के बाहर देखा, इधर उधर कोई है तो नहीं। अभी तक कोई भी उसके पीछे नहीं आया था। उसने कहा जल्दी से अंदर आ जाओ, अभी बाहर कोई नहीं है। वो अंदर दाखिल हो गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया और कहा, अंदर आओ मेरे साथ। वो बोली, नहीं,
मैं एक कुंवारी लड़की हूँ, जान बचा के आई हूँ, अगर कोई औरत वगैरह है तो उसको बुला दीजिए। वो बोला, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मेरे घर में आज कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ। तो इस अंदाज में कि फिर से बाहर कोई आ ना जाए, तो बोली, फिर मुझे छुपा दीजिए। मुदित उसको लेके अंदर की तरफ पहुंचा और लेके उसको कमरे के अंदर आ गया और उससे बोला, तुम यहां कमरे में बैठो, मैं बाहर देख के आता हूं, अगर कोई हुआ, किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैं उसको संभाल लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आता हूं। वो उसको कमरे में छुपा के दरवाजा बंद करके बाहर दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया कि अगर कोई दरवाजा खटखटाता है, कोई आता है, तो मैं उसको जवाब दूंगा और कवर करने के बाद फिर अंदर जाऊंगा। काफी देर वो खड़ा रहा, लेकिन बाहर से किसी के दौड़ने की, दरवाजा खटखटाने की कोई भी आवाज न आई। तो वो चलता हुआ अंदर कमरे में गया और उससे बोला, शायद उनको पता नहीं लगा तुम किस घर में गई हो, कहां गई हो, बाहर कोई भी नहीं है, परेशान मत हो, बाहर आ जाओ। और वो दरवाजा जो उसने अंदर से कुंडी लगा ली थी, उसके कहने पे वो कुंडी खोल के बाहर आ गई। मुझे उससे बोला, अब बताओ कौन हो तुम और कौन तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, तुम तो दुल्हन हो। वो बोली, मेरे मां बाप ने मेरी शादी कर दी, लेकिन मेरा शौहर रात को शराब पी के अपने शराबी दोस्तों के साथ ही मेरे कमरे में आ गया। और जब मैंने देखा कि मेरा शौहर शराब के नशे में धुत है और उसके दोस्त भी मुझे ऐसी निगाहों से देख रहे थे कि मैं उनकी निगाहों को समझ गई और उस घर से जान बचाकर भाग गई। मैं तेज इसलिए भाग पाई कि वो सारे नशे में थे, फिर भी मेरा पीछा करते रहे। मैं कितनी तेज दौड़ी मुझे नहीं पता, शायद लगता है कि नशे की वजह से वो ज्यादा मेरा पीछा नहीं कर सके और मैं काफी देर से भागती 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 यहां पे आ गई हूं। मुझे तो उससे बोला, ठीक है, ये चारपाई पड़ी है, तुम इस पे सो जाओ, सुबह उठते हैं और देखते हैं क्या होता है। मुद्दित अपने बिस्तर पे जाके लेट गया और वो भी एक बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुद्दित को नींद नहीं आ रही थी। घर में एक अकेली लड़की थी जो दुल्हन के रूप में थी, उसने उसको पनाह दे दी थी। कुछ देर वो सोचता रहा, लेकिन आखिर उसने नींद की वादी में कदम रख दिया, उसको नींद ने आके दबोच लिया। और जो चारपाई पे साथ लेटी थी, शायद इसी इंतजार में थी कि ये गहरी नींद सो जाए और वो उस पे हमला करे, क्योंकि इर्द गिर्द काफी घर थे। वो अगर शोर मचाता या कोई आवाज पैदा करता तो मोहल्ले वालों को, हमसाइयों को पता लग जाता। जैसे ही वो गहरी नींद में सोया, वो चलती हुई उसके पास आई। अब वो अपने असली रूप में आ चुकी थी, डाइन के भयानक रूप में। उस सोए हुए मुदित को उसने कुछ देर खड़े होकर देखा और उसके बाद उसके हाथ सीधा उसकी गर्दन की तरफ ऐसे गए कि उसके नरखड़े पे उसने ऐसे अंगूठे रख के अपने अंगूठों को इतनी जोर से दबाया कि वो हिल भी ना सका, उसको संभलने का मौका ही ना मिल सका और नींद की हालत में ही वो मर गया। वो चीखो पुकार भी ना कर सका और उसने उसी तरह उसके जिस्म के ऐसे नाखून मार के चीथड़े जिस्म के ऐसा गोश्त को वहां से नोच लिया कि उसकी पूरे वजूद को देख के कोई भी इंतहाई खौफजदा हो जाता। ऐसी बुरी हालत कर दी थी उसने उसकी लाश की। अगले दिन सुबह उठे, हर कोई अपने अपने काम पे चला गया। किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि आज मुदित कहां है। अगला दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन लोगों को लगा कि मुदित कहां गया। एक दूसरे से पूछा कि उसका कोई पता नहीं है, नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा, उसके घर चलते हैं। ये दिन का टाइम था। वो जब घर के पास पहुंचे तो घर के अंदर कुंडी लगी हुई थी। उन्होंने कहा, ये घर को अंदर से कुंडी लगी हुई, इसका मतलब है मुदित अभी घर में है। काफी देर दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन मुदित ने दरवाजा नहीं खोला। तो एक और शख्स जो हमसाया था, वो अपने घर की दीवार से टाप के अंदर गया। जैसे ही अंदर गया तो वो चीखना शुरू हो गया और चीखते चीखते गिरा और बेहोश हो गया। बाकी लोग उसके पीछे गए, जाके दरवाजा खोला और उन्होंने देखा सबको कै आनी शुरू हो गई। अभी तक जितने भी लोगों को मारा गया था, सबसे बेदर्दी से जिसको मारा गया था,
वो मुदित था। उसके पूरे पेट को चाक करके उसके जिस्म के सारे आज़ा को निकाल के नीचे फेंक दिया गया था। उसका पूरा सीना, उसका पूरा पेट खाली था, अंदर कुछ भी नहीं था और इतना बड़ा सुराख हो चुका था और उसके जिस्म की जितनी भी अंदर थी आंतें, वो सारी आंतें निकाल के बाहर फेंक दी गई थी। अब ये बहुत परेशानी वाली बात थी। उस रात तो पहरा लगा हुआ था और दूसरी बात यह थी, जानवर कहां से दीवार फैलांग के आया। ये तो एक जानवर था। अगर इंसान होता वो बाहर जाता तो कुंडी खोल के जाता, क्योंकि ये जानवर था और अंदर आया, उसने हमला किया, वो दीवार फलांग कर आया था और दीवार फलांग कर चला गया। चौधरी रणबीर सिंह भी बहुत परेशान था इस वाक्य को सुन के कि मजीद क्या किया जाए। पहरा और सख्त कर दिया गया। अब गांव के लोग मिलके पहरा दे रहे थे। खौफो हरास बहुत फैल गया था, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे अपना भी एक वाकया याद आ गया। बहुत सारे लोग जो मेरा राज प्रोग्राम देखते थे, तो ऐसे ही एक गांव के अंदर हमने मस्जिद में ऐलान भी कराया था कि राज टीम मुल्तान से आई हुई है। किसी भी घर में वो बला नज़र आए जो बच्चों को उठाकर खा जाती थी, तो इस मोबाइल नंबर पर रब्ता करें। और मेरा नंबर अनाउंस किया गया था बाकायदा मस्जिद से। उस गांव में भी एक बला थी जो बच्चों को खा जाती थी और हमने वहाँ पे बंदूकें उठा के रात को पहरा दिया था और हमारा आमना सामना भी हुआ था उस बला से और हमने गोली भी चलाई थी और उसके पाँव के निशान भी दिखाए थे। बहुत सारे लोगों को मेरा शो वो याद होगा, मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी। वो एक बला थी, वो इसी तरह का ही एक बला का वाकया था। अब पहरा जितना भी सख्त हो चुका था, रातों को कोई भी अपने घर में सोता नहीं था। सब अपने घरों में जागते थे। जब सुबह सूरज की रोशनी फूटना शुरू होती, तब वो कुछ घंटों के लिए सो जाते थे, या अक्सर अब दिन को ही 2-3 घंटे 4 घंटे अपनी नींद पूरी कर लेते थे। कुछ अरसे तक कुछ भी ना हुआ। पहरा बहुत सख्त हुआ था। इतने सख्त पहरे में कुछ भी ना हो सका। लेकिन वहीं पे अब रणबीर सिंह की बेटी की शादी थी। अब काफी अरसा हुआ था कि ऐसा वाकया नहीं हुआ था। दूसरे गांव के लोग बारात लेके पहुंचे थे। एक गाड़ी में बारात आई थी। धूमधाम से शादी हो गई और बेटी को रुखसत कर दिया गया। गांव के जो हालात थे वो उन लोगों को बताए हुए थे, इसलिए कहा गया था कि बाराती दिन को ही चले जाएं। आप लोग तो गाड़ी में हैं, पैदल तो नहीं जाना, आप आराम से रात को चले जाइएगा। बाकी जो बाराती थे वो ही सूरज की रोशनी में ही चले गए और रणबीर सिंह ने अपनी बेटी को अपने होने वाले दामाद के साथ शाम को रवाना किया। एक माहिर ड्राइवर गाड़ी चलाता हुआ वहां से रुखसत हुआ। उस गांव को वो छोड़ चुके थे और अब उनके दिल में कोई खौफ नहीं था, क्योंकि वो जानते थे इस गांव में मामलात हैं। अब वो इस गांव से काफी आगे चले गए थे। लेकिन जब से ही वो एक जगह पहुंचे तो गाड़ी की ब्रेक इसलिए लगानी पड़ी कि एक दुल्हन तेजी से भागती हुई सामने आके खड़ी हो गई और चीखना चिल्लाना शुरू हो गई, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और भागती हुई जमीन के अंदर चली गई। रणबीर सिंह का दामाद बोला, इसको मदद की जरूरत है, रुको मैं देखता हूं। तो ड्राइवर कहा, नहीं सर आप बैठिए, मैं देखता हूं। ड्राइवर जैसे ही नीचे उतरा तो इधर से उस दामाद ने कहा, रुको। बेगम से कहा, रुको मैं भी देख के आता हूं। वो दोनों उसके पीछे गए और वो वहां पे तैयार खड़ी थी और उसने वही उन दोनों का हशर किया उससे पहले जो वो कर चुकी थी। दुल्हन जब बैठी रही और काफी देर तक कोई नहीं आया तो वो देखने के लिए उतरी। गाड़ी से उतर के आवाजें देती हुई उस सिमत में गई जिस सिमत में उसका शौहर और ड्राइवर गए थे। उसने जाके काफी आवाजें दी तो उसको अपने पीछे से एक कहका सुनाई दिया। तो उसने देखा वही दुल्हन जो उसके आंखों के सामने भागती हुई गई थी, मदद मदद पुकार रही थी, अब वो खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब वो एक भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। और वो रणबीर सिंह की बेटी को देख के बोली, तुम्हारा ही तो इंतजार था, मेरा शिकार मेरे पास खुद ही चल के आ गया। और उसने रणबीर सिंह की बेटी को भी मार दिया। अगले दिन यह खबर जब रणबीर सिंह को बताई गई कि उसकी बेटी, दामाद और ड्राइवर मर चुके हैं और गाड़ी एक जगह पे पाई गई है, तो वो शदीद गुस्से में भी था, दुख में भी था। उसकी बेटी की जान चली गई थी, वो रो रहा था, लेकिन अब वो फैसला कर चुका था कि अब इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा।
उसने अपने माहिर निशानेबाज जो उसके वो वफादार मुलाजिम थे उन सबको बंदूकें ला कर दी और कुछ बंदूकें उसने बाकायदा शहर से मंगवाई और उनसे कहा अब कड़ा पहरा देना है और रातों को डंडे सोटे नहीं उठा के फिरना। जहां उसने शहर से कुछ बंदूकें मंगवाई थी वहीं पे उसने माहिर निशानाबाज भी मंगवाए थे और वहीं पे एक निशानाबाज जिसका नाम था रोहन, जो बहुत अच्छा दोस्त भी था रणबीर का और माहिर निशानाबाज भी था। इन लोगों ने इस तरह की जगह बनाई कि जो भी जानवर है वो कहीं हमला ना कर दे। तो पुराने दौर में इसको मच बोलते हैं कि जिसको 4 डंडे लगा के ऊपर एक छत सी डाली जाती है और उस छत के ऊपर जो बंदूक लिए होता है वो लेटा होता है कि दूर से जानवर को देख ले और उसका निशाना लेके गोली चला दे। ऐसे ही मुख्तलिफ जगहों पे निशानेबाजों के लिए ऊपर छप्पर डाल दिए गए जो काफी ऊंचाई पे थे। वो सीढ़ी नुमा चीज ऊपर खींच लेते थे ताकि वो जानवर सीढ़ी से ऊपर न चढ़ सके और जब सुबह होती थी वो नीचे उतरते थे और आ जाते थे। लेकिन रणबीर सिंह को पता लगा कि उसका वो मोहन जो एक बेहतरीन निशानेबाज था वो जमीन पर पड़ा था और मर चुका था। मोहन को भी उसने धोखा दिया था। वो दुल्हन के रूप में आई थी और उसने मोहन को नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया था कि मेरी मदद करो, और मोहन जब मदद करने के लिए नीचे गया था तो वो उसके लिए तैयार थी और मोहन को मार चुकी थी। लेकिन रणबीर सिंह इस बात पे हैरान ये था कि मोहन तो एक बहुत माहिर निशानाबाज है, एक ज़हीन इंसान है, उसके हाथ में बंदूक भी थी। अगर कोई जानवर होता तो ऊपर से सीधा निशाना लेता और उसको मार देता। वो नीचे क्यों उतरा? और अगर नीचे उतर भी आया तो उसने एक भी बंदूक से गोली क्यों नहीं चलाई? अगर जानवर एकदम करीब आ गया था फिर भी वो एक माहिर निशानाबाज था, निशाना चूक जाता वो गोली तो चलाता, लेकिन वो तो बंदूक बताती थी कि एक भी गोली नहीं चली। जितनी भी गोलियां उसके पास थी वो पूरी मौजूद थी। तब रणबीर सिर खटका, ये माजरा क्या है? जिस गांव को उसने खरीदा था, जिन जमीनों को उसने खरीदा था, वहीं उसके एक कोने पे एक पुराना सा मंदिर था जो गैर आबाद था। किसी ने उसको बताया कि यहां पे एक मंदिर भी है जो बहुत गैर आबाद है। और हैरानी की बात यह है कि जब ये जमीनें ली गई तो कोई भी आबाद नहीं था। ये एक अजीबो गरीब सी बात है। वो परेशान हुआ और तभी उसको याद आया कि जिससे उसने जमीनें खरीदी थी उसने अपना टेलीफोन नंबर मुझे दिया था। उसने उसको फोन लगाया, उससे उसका राब्ता हो गया और उसने उसे कहा कि आपने मुझे जमीनें बेची जो बहुत जरखेज हैं, लेकिन उस गांव में कोई शख्स आबाद नहीं था, सारे घर वीरान थे। और उस गांव के अंदर ऐसा क्या था जो आपने मुझसे छुपाया? तो वो दूसरी तरफ से बोला, मैं माफी का तलबकार हूं। अगर मैं आपको बता देता तो आप मुझसे कभी जमीनें ना खरीदते। मेरे इस गांव के अंदर एक आफत टूट पड़ी थी, एक ऐसी आफत जिसका कोई हल नहीं था। गांव के लोग मरते जा रहे थे, समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। हमने काफी पहरा दिया, जो हम इंतजामात कर सकते थे हमने सारे इंतजामात किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मजबूरन हमें यह गांव छोड़ना पड़ा। अगर इस मामले के बारे में कोई थोड़ा सा भी जानता है तो वो उस गांव का पादरी है। लेकिन वो भी आखिर में मेरे साथ जुड़ा रहा, लेकिन एक वक्त आया कि वो बहुत खौफजदा हो गया और मुझे बताए बगैर वो चला गया। लेकिन उस राज से शायद वाकिफ हो गया था कि वो क्या राज है। और जब वो भी अपने बेटे के साथ यहां से चला गया तो फिर मैंने फौरी तौर पे ज़मीनों का बेचने का फ़ायदा किया और हम लोग यहां से चले गए। आप खुद एक चौधरी हैं, जानते हैं हमारी हवेलियां तो हर वक्त पहरे में होती हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं। वो जो भी मनहूस चीज़ थी वो शायद उस हवेली में तो ना गुजर सकी। और हम लोग जब वहाँ से चले गए तो शायद आपके साथ भी वही होने लगा जो हमारे साथ हुआ था। अब रणबीर सिंह को पता लगा कि इस मंदिर में रहने वाला जो पुजारी था वो इसके बारे में कुछ ज़रूर जानता था और उसने उसे बताया। वो यहां से चला गया था, यहां से कुछ फासले के ऊपर ही उनका एक शहर था जहां वो गए थे।
ये चौधरी था। रणबीर सिंह अपने लोगों के साथ रवाना हुआ और ढूंढते ढूंढते काफी तलाश के बाद आखिरकार उन्होंने गुरुराज का पता लगा लिया कि गुरुराज जो फलां गांव के अंदर पहले एक मंदिर के अंदर पुजारी थे वो कहाँ हैं। पता करते करते वो एक जगह पहुंच गए। घर का जब पता लगा, घर का दरवाजा खटखटाया गया तो एक नौजवान जिसका नाम था ज्ञान, वो बाहर आया और बोला, जी फरमाइए। रणबीर सिंह ने अपना तारुफ कराया और उससे कहा, मुझे गुरुराज से मिलना है। ज्ञान ने कहा, आप मेरे वालिद से किस सिलसिले में मिलने आए हैं? उन्होंने कहा, हम फलां गांव से आए हैं। वो गांव की जमीनें मैंने खरीद ली थी और मेरे लोगों पे एक आफत टूट पड़ी है। मैं आपके वालिद से इसलिए मिलने के लिए आया हूं। वो बोले, मेरे वालिद साहब इस दुनिया से जा चुके हैं और जिस गांव की आप बात कर रहे हैं मैं भी अपने वालिद के साथ उसी मंदिर में होता था। उस राज को मेरे वालिद ने मुझे बता दिया था। उस गांव में होने वाली जितनी भी अमवात थीं, उस राज को मेरे वालिद जान गए थे। मेरे वालिद ने बताया कि वो एक शाम वहां से गुजर रहे थे कि उनको रास्ते में एक दुल्हन नजर आई, लेकिन दूर से ही दुल्हन को उनको देख के लगा कि नहीं, ये कोई अच्छी औरत नहीं है। वो उस वक्त भी पढ़ते हुए आ रहे थे और जब वो करीब पहुंचे और उनको एहसास हुआ कि नहीं, इसकी शक्ति बहुत बुरी है, तो उसने मेरे वालिद को नाम लेके पुकारा और कहा, रुक जाओ। मेरे वालिद रुके नहीं, आगे बढ़े तो वो पीछे चलना शुरू हो गई। वालिद जो पढ़ते हुए आ रहे थे उसको ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया तो वो पीछे से चिल्लाई, बंद कर इसको। और वालिद समझ गए थे मेरे इस पढ़ने से वो जो एक हसीनो जमील दुल्हन का रूप धारे हुए है उसको कोई तकलीफ हो रही है। पढ़ते 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 यहां तक कि वो मंदिर तक पहुंच गए, लेकिन वो मंदिर के अंदर दाखिल नहीं हो सकी, बाहर खड़ी रही। तभी मेरे वालिद ने पीछे नहीं देखा और अंदर दाखिल हो गए और रात पढ़ते हुए उन्होंने गुजार दी। और जैसे ही सुबह हुई उन्होंने चौधरी को बताया और हम लोग वहां से आ गए। मेरे वालिद का कहना था कि वो जो चीज भी थी जो दुल्हन के रूप में थी वही कारण थी उन तमाम अमवात के पीछे। लेकिन मेरे वालिद मुझे ज्यादा नहीं बता सके, खौफजदा बहुत थे। शायद कोई ऐसा राज था जो वो जानते थे, मुझे इतना ही बता सके। रणबीर सिंह परेशान हो गया कि अब मामला कैसे हल होगा। जिनसे एक उम्मीद थी वो भी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। मायूस से हुए तो वो नौजवान बोला, हम जब से यहां पे आबाद हुए हैं यहां पे एक ऐसी हस्ती है जिसको मैं जानता हूं, उनका नाम है महाराज गणेश। वो बहुत पहुंचे हुए हैं, मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूं। आपका मसला वो हल कर सकते हैं। शायद वो बातें जिनको मैं भी नहीं जानता वो जरूर जान लेते हैं, एक इल्म वाले हैं। वो उनको लेके महाराज गणेश के पास पहुंचा। उन्होंने अपने गांव की कुछ बातें बताई, ज्यादा नहीं बताया कि हम परेशान हैं, और जो उस लड़के ने बताया था वो बात भी उनको नहीं बताई गई। महाराज गणेश ने कहा, आप हमारे मेहमान हैं, आज रात आप हमारे पास रुकिए, कल तक इंतजार कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मुख्तलिफ सवाल जवाब करने के बाद उन्होंने उनको वहां पे ठहरा दिया और महाराज गणेश रात सारी अपनी बैठ के पढ़ते रहे। सुबह जब वो लोग नाश्ता कर चुके तो महाराज उनके पास तशरीफ लाए और उनको कहा, मैं सब देख चुका हूं। वो राज जो गुरुराज के पास था उस राज से अभी वाकिफ हो चुका हूं, और जिसने इस वक्त आपके गांव के लोगों को मारा है एक एक के बारे में जान चुका हूं। उसने आपके गांव के अंदर सोए हुए एक शख्स को खेतों में ही मार दिया था। फिर उसके बाद एक और शख्स को मारा जो दूसरे गांव से रात को लौट रहा था, उसको इस तरह उसने मारा।
फिर उस नौजवान को जो कूड़ा फेंकने के लिए गया था, फिर उस पे उसने हमला किया, उसको मारा। फिर उसने उस घर के अंदर लेटे हुए शख्स को दरवाजा खटखटा के कैसे उसके साथ बहाना किया और अंदर पहुंची और सोए हुए उसको मार दिया। और फिर कैसे आपका वो शख्स जो ऊपर पहरा दे रहा था, वो फिर से दुल्हन के रूप में नीचे खड़ी हुई और उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करके नीचे बुलाया और उसको संभलने का मौका ही ना दिया और उसको मार दिया। वो सारे वाकयात जो जो मौत का शिकार हुए थे, उनके साथ क्या क्या हुआ था, रणबीर सिंह की बेटी और दामाद के साथ क्या क्या हुआ था, वो सारे वाकयात महाराज देख चुके थे और उन्होंने तफसील से उनको बयान कर दिए थे कि कैसे तुम्हारी बेटी, तुम्हारा दामाद और ड्राइवर के आगे वो भागती हुई आई और चिल्लाती हुई आगे चली गई, कैसे ड्राइवर नीचे उतरा, कैसे तुम्हारा दामाद गया, एक एक वाकया उन्होंने उनको बता दिया। रणबीर सिंह बोले, जिस दुल्हन की आप बात कर रहे हैं, जो उससे पहले भी गांव के लोगों को मारती रही है और जिसके बाद गुरुराज जो उस गांव को छोड़ के आ गए थे, आज वो मेरे गांव में आके फिर से सबको मार रही है, ये कौन है, ऐसा क्यों कर रही है? तो महाराज बोले, ये एक बहुत अच्छी लड़की थी, इसकी एक शादी की तारीख रखी गई, ये अपनी शादी पे बहुत खुश थी और इसकी सहेलियां और ये मिलके खुशी का इजहार कर रहे थे। उस गांव में गांव को सजाया गया, बहुत अमीर लोग तो नहीं थे लेकिन खाते पीते लोग थे। यूं रुखसती का दिन आ पहुंचा और इसकी डोली लेके वो रवाना हुए। जब डोली लेके ये लोग रवाना हुए तो चलते चलते पैदल, जिस तरह आज भी सफर किया जाता है, वो बता रहे थे उस वक्त, मतलब आज, कि एक जगह पे लुटेरों ने उन पे हमला कर दिया, बहुत सारे लोग भाग गए, दूल्हा मारा गया और ये पकड़ी गई। जिन लोगों ने हमला किया था, दुल्हन की खूबसूरती को देख के उनके दिलों में हवस जाग उठा। उन्होंने उस दुल्हन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और जब वो अपनी हवस पूरी कर चुके तो उसके बाद भी उनका दिल न भरा और उन्होंने उसको जान से मार दिया। और तुम्हारे गांव की वो जगह जहां पे कचरा पड़ा है, वहां पे कचरा नहीं होता था, उन्होंने उसके वजूद को वहीं पे गड्ढा खोद कर दफना दिया। लेकिन वो मर तो गई, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी हमजाद, जिसको वो आत्मा बोलते हैं, वो बेचैन होकर भटकना शुरू हो गई। और जैसे ही उसको अंदाजा हुआ कि वो मर तो चुकी है, उसका वजूद, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उसके अंदर गुस्सा पल रहा था। वो बहुत खुश थी, जिससे उसकी शादी हुई थी, वो उसको चाहती थी, वो भी मर चुका था और वो खुद भी मर चुकी थी। उसने ढूंढ के सबसे पहले उन्हीं सबको मारा, उन लुटेरों को जिन्होंने उन पे हमला किया था। जब वो उनको मार चुकी तो उसकी आग फिर भी ना बुझी। उसके बाद उसने गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया। मर्दों से वो नफरत करती थी, आज तक उसने किसी औरत या बच्ची को नहीं मारा, सिर्फ वो मर्दों पे हमला करती है। मर्दों पे हमला करती रही कि एक दिन वो उसी कचरे के पास बैठ के रोती थी। उस लड़के की तरफ इशारा करके बोले कि इसका बाप वहीं से एक शाम को गुजर रहा था, गुरुराज। और गुरुराज जब वहां से गुजर रहा था तो दूर से ही उसने उस दुल्हन को देख लिया था। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इसकी जाके मदद करूं। जब उसके करीब आया तो एकदम से वो जो पढ़ रहा था, उसको एहसास हुआ कि नहीं, इसके जिस्म के अंदर से जो शक्ति निकल रही है, ये कोई अच्छी शक्ति नहीं है। और वो आगे बढ़ने लगा तो वो पीछे उसने उसको आवाज दे के रोका, लेकिन उसको महसूस हो चुका था कि नहीं, मुझे रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और वो जैसे ही आगे बढ़ा तो फिर पीछे से वो कहका लगा के बोली, तू जाता कहाँ है? तू ऐसे नहीं जा सकता जब तक मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि वो अपना असली रूप धार चुकी थी। गुरुराज वो पढ़ना शुरू हो गया था, जिससे उसको अंदाजा हो गया था कि ये इंसान नहीं है,
ये इंसान के रूप में कुछ और है। उसने मुड़ के नहीं देखा, वो उसके पीछे आना शुरू हो गई, लेकिन वो जो पढ़ रहा था वो उसके करीब नहीं आ पा रही थी और उसको कहती रही, तू मुझसे बच नहीं सकता, तू जितना भी पढ़ ले तू मुझसे बच नहीं सकता। यहां तक कि वो मंदिर के अंदर तो चला गया, लेकिन वो अगले दिन वहां से वापस भी आ गया अपने राज को रख के, लेकिन वो फिर से गांव के लोगों को मारना शुरू हो गई। गुरुराज डर गया था और एक दिन बेएहतियाती की वजह से वो भी मारा गया। आज भी वो वहीं मौजूद है और आज भी लोगों को मार रही है। रणबीर सिंह बोले, महाराज आपकी मदद चाहिए, हमें छुटकारा पाना है उससे, हम क्या कर सकते हैं। वो बोले, मैंने ये सब कुछ तुम्हें तफसील से इसलिए बताया है कि मैं खुद तैयारी करके आया हूं। आज ही हम वहां रवाना होंगे, क्योंकि आज रात फिर से वो एक शिकार का फैसला कर चुकी है, फिर से एक शख्स को मारना है। उससे पहले ही शाम को जाके हमें वहां पे कुछ करना होगा। वो लोग फौरन रवाना हुए और शाम से पहले वहां पे पहुंच गए। वो 3 लोग थे, महाराज, रणबीर सिंह और गुरुराज का बेटा जिसका नाम था ज्ञान। उन्होंने, महाराज ने बैठ के वहां पे पढ़ाई करनी शुरू कर दी। महाराज पढ़ते रहे। थोड़ी ही देर के बाद रणबीर सिंह ने देखा, उन तीनों की आंखों ने देखा कि कहां से एक काला सा धुआं सा आया जो उनके सामने आता और ऊपर गोल गोल घूमा, और घूमते ही वहीं पे उसने एक दुल्हन का रूप धार लिया। महाराज बैठे पढ़ रहे थे कि वो दुल्हन गुस्से से बोली, रोक दे इसको, बंद कर दे इसको। महाराज बोले, मैं कैसे बंद कर दूं उसको, मैं तेरे लिए ही तो आया हूं। तूने इतने बेकसूर लोगों को मार दिया, तुझे किसी पे तरस नहीं आया। तो अब उसकी आवाज भारी भरकम हो गई और वो गुस्से से बोली, मुझ पे किसी ने तरस खाया था, मुझ पे किसी को रहम आया था, जो मैं किसी पे रहम खाऊं। महाराज बोले, उनमें उनका कसूर नहीं था, गांव वाले तो बेकसूर थे, तेरे आगे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, तूने किसी पे तरस नहीं खाया। तूने उनको मार तो दिया था, तेरा बदला तो पूरा हो गया था, फिर भी तूने ऐसा किया। अब जा, अब वापस चली जा, जहां सारी आत्माएं चली जाती हैं, तू भी वहीं जा। नहीं, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। और वो इस तरह गुस्से में धारी कि उसी वक्त उसका अपना असली रूप, जो एक भयानक डाइन का रूप था, वो उसने धार लिया। लेकिन महाराज शायद पहले से ही तैयार थे। उन्होंने इशारा किया और उसी वक्त उस नौजवान के हाथ में, जो एक पानी का था, ज्ञान के हाथ में, उसने पानी तेजी से उस डाइन के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही उसके वजूद के ऊपर पानी गिरा, पानी पड़ती ही उसके वजूद को आग लग गई और वो चीखना शुरू हो गई। वो शदीद चीखो पुकार करती जा रही थी और आग पूरे वजूद को लपेट में ले चुकी थी। देखते ही देखते उसका पूरा वजूद जल के राख बन गया और थोड़ी ही देर के बाद वहां पे कोई राख भी नहीं थी, वो जल चुकी थी। उसी लम्हे महाराज बोले, रणबीर सिंह, जाओ अपने बंदों को बुला के लाओ, फौरी तौर पे अभी इस कचरे को हटाओ और इसी कचरे के नीचे उसकी हड्डियां हैं, उसको निकालो और उसका अंतिम संस्कार करो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अभी करो। भागे बंदों को लेके आया गया, फौरी तौर पे सारे कचरे को हटाया गया। वहां पे जमीन को खोदा गया तो जमीन के अंदर वाकई हड्डियां मिली और एक दुल्हन का लिबास, जो कई सालों से दबे होने की वजह से पता लगता था कि बस एक लिबास था और अब खत्म हो चुका था। उन हड्डियों को निकाला गया और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया, आखिरी रसूमात अदा की गई और महाराज ने अपने सामने ही वो रसूमात अदा करवाई, क्योंकि उनको कहना था कि कब से इसकी आत्मा भटक रही है, और फिर उसके हक में दुआ की कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और यूं महाराज एक रात वहां पे रहे और उसके बाद वापस चले गए। लेकिन उसके बाद कहते हैं गांव में दोबारा कभी भी कोई अमवात नहीं हुई, उसके बाद शांति ही शांति हो गई। जैसे कि मैंने कहा कि हम भी एक ऐसी
बला की तलाश में गए थे जो बच्चों को उठा कर ले जाती थी, और उसको रिकॉर्ड किया था, शो किया था राज प्रोग्राम। तो ऐसे कई वाक़यात हैं और भी जो मुझे लोगों ने भी भेजे हुए हैं, मैंने सुन भी रखे हैं, जिस तरह मैंने एक बुज़ुर्ग से भी सुना। ऐसे वाक़यात होते थे और आज भी कई ऐसे गाँव हैं जो दूर दराज़ हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं आई, वहाँ पे ऐसे वाक़यात आज भी हो रहे हैं, जो मैं अगली स्टोरी में आपके साथ शेयर करूँगा।